नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसलों का उत्पादन और प्रबंधन। जैसा कि आप जानते हो कि फसलें जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं अपने लिए, तो उनका प्रोडक्शन किस तरह से किया जाता है और उनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, इस बारे में हम जानेंगे आज। Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickles, shovels, plow, etc. in the field. पहली और बूजो जो है अपने अंकल के घर गए थे, गर्मियों जो समर वेकेशन आते हैं उनमें, और उनका अंकल जो है फार्मर है। एक दिन उन्होंने देखा कि जो टूल्स हैं जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं, खेत में काम आते हैं, फील्ड में, जैसे कि खुरपी है, सिकल है, शॉवेल है, प्लो है, तो ये उन्होंने देखे वहाँ पर। बूजो बोलता है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। बूजो जो है जानना चाहता है कि ये जो टूल्स हैं उनको कहाँ और कैसे यूज में लिया जाता है। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओवन फूड्स। आपने जैसे कि सीखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी को उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है और प्लांट्स जो हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो सिंथेसिस, अपना जो फूड है उसका सिंथेसिस किस तरह से कर पाते हैं। एनिमल्स जो है इंक्लूडिंग इनमें जिसमें ह्यूमन भी है, वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड। तो इस तरह से अगर जो एनिमल्स खुद का भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले ये कि हम खाना क्यों खाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाई ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर various body functions such as digestion, respirations and excretions. We get our food from plants and animals or both. आप लोग जो है ऑलरेडी ये सब जानते हो कि अपने को भोजन से क्या एनर्जी मिलती है, और एनर्जी जो है जो ऑर्गेनिज्म है उनमें बहुत सी वेरियस जो अपनी बॉडी में एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पायरेशन है, एक्सक्रेशन है, ये सब क्या होती हैं, एनर्जी के थ्रू होती हैं। तो इसलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। हम अपना भोजन प्लांट से और एनिमल्स से या दोनों से प्राप्त करते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इन आवर कंट्री। जैसा कि आप पता है कि हम सभी को भोजन की ज़रूरत होती है, तो ये जो भोजन है, इतने बड़े अपने इतना बड़ा देश है और इतनी ज़्यादा लोग, काफ़ी सारे लोग हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैं, तो उनको ये भोजन किस तरह से प्रोवाइड यानी कैसे प्रोवाइड किया जाता है इतने लोगों को। पहली जो कह रही है, पहली ये कह रही है कि अब कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। फूड जो है लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है और लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं, तो उनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करने के लिए हमें लार्ज नंबर पे प्रोडक्शन करना पड़ेगा फूड का, तभी वो हम उसको सप्लाई कर पाएंगे या सब लोगों तक खाना या फूड मिल पाएगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशंस, रेगुलर प्रोडक्शंस, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो इतने लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस को फूड प्रोवाइड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ता है और प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है, और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अगर ये सब चीज़ें हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो सब लोगों तक जो है फूड नहीं मिल पाएगा। अब आगे देखते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी जो एग्रीकल्चर की जो क्रियाकलाप हैं या प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरह से होती हैं। टिल 10,000 BCE पीपल वर nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelters. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat,
एंड अदर फूड क्रॉप्स, थस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर है उसका किस तरह से बोर्न हुआ है, किस तरह से उसका विकास हुआ। 10,000 BC पहले लोग जो हैं वो नोमेडिक लोग थे, और वे जो हैं खाने के लिए इधर उधर ग्रुप्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सर्च, वन प्लेस टू अनदर प्लेस सर्च करते थे फूड को और शेल्टर को, यानी रहने के लिए आवास को। वे जो हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे उस टाइम शुरू में, और एनिमल्स की हंटिंग करके अपना फूड के रूप में शिकार करके अपना फूड बनाते थे उनको। बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जो है लैंड को कल्टीवेट करने लगे, यानी कृषि करने लग गए, खेती करने लग गए, और राइस, वीट और जो अदर फूड क्रॉप्स हैं वो उनका प्रोडक्शन करने लग गए, प्रोड्यूस करने लग गए। तो इस तरह से जो है एग्रीकल्चर का बोर्न हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। तो crop की डेफिनेशन क्या होगी कि plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। यानी कि एक ही तरह के प्लांट्स को एक जगह पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना या उगाना, उनको कल्टीवेट करना ही क्रॉप कहलाता है। क्रॉप मीन्स फसल होता है, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट। यानी कि वीट की अगर कल्टीवेशन कर रहे हैं ना, तो वीट का एक जो फील्ड है या खेत जो है उसमें एक ही जगह पे वीट्स को, काफ़ी नंबर ऑफ प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो करना ही वीट का जो है क्रॉप का मतलब वो प्रोडक्शन है। वहाँ पे क्रॉप उगाना है वीट की, कि बहुत एक फील्ड जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को, क्रॉप जो वीट के क्रॉप्स पे, उनको उगाने को बोलते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप लोग ऑलरेडी ये जानते हो कि जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कि सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। और ये सभी क्या होती हैं कि क्लासीफाइड होती हैं कि अलग अलग सीजन में है अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल vary from one region to another. Accordingly there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite these diversity, two broad cropping pattern can be identified. These are, तो अपना जो देश है काफ़ी बड़ा है, और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ये भी क्या एक जगह से दूसरी जगह या एक रीजन टू अनदर रीजन में वेरी करती हैं, यानी अलग अलग हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। इस तरह से क्या है कि जो वैरायटी है क्रॉप्स की वो काफ़ी रिच है, यानी काफ़ी ज़्यादा है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में जो है कंट्री की डिफरेंट तरह की क्रॉप्स जो हैं ग्रोन की जाती हैं। तो इस तरह से जो है डिस्पाइट द वैरायटी टू ब्रॉड्स क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड दीज आर। अब जो है जो क्रॉप्स हैं वो मोटे रूप से, ब्रॉड रूप से क्या है कि टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? एक तो होती है खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड होती है रबी क्रॉप्स। कौन सी? खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड इज रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो ये खरीफ क्रॉप्स की डेफिनेशन है बच्चों, आराम से इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो या देख सकते हो कि जो है जो क्रॉप है जो रेनी सीजन में ग्रोन की जाती है उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। दूसरा, the rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are खरीफ crops. और अपनी इंडिया में जो है जनरली जो खरीफ की जो सीज़न है या रेनी सीजन जो है वो स्टार्ट होती है जून से लेके सितंबर तक। तो जून से सितंबर का जो टाइम होता है इसी में खरीफ की जो भी क्रॉप्स होती हैं उनको उगाया जाता है। तो वो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जिनको कि खरीफ के टाइम में या जून टू सितंबर में ग्रोन किया जाता है? तो वो हैं
बच्चों पेडी, मेज, सोयाबीन और ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। तो ये सारी जो हैं खरीफ क्रॉप्स हैं। तो आपको इनके जो एग्जाम्पल हैं वो याद रखने हैं, साथ में खरीफ क्रॉप्स किसको कहा और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, यही पूछा जाता है एग्जाम्स में कि खरीफ क्रॉप्स किसको बोलते हैं, और साथ में इसके कोई भी 2 या 4 एग्जाम्पल दीजिए। अब सेकंड है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में हम देखेंगे कि जो है ये किस टाइम में उगाई जाती है। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। तो ये रबी क्रॉप जो होती है ये विंटर सीजन में ग्रोन की जाती है, जो कि टाइम कौन सा हुआ, अक्टूबर टू मार्च, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो जो क्रॉप जो विंटर सीजन में बोई जाती हैं कब से कब तक, अक्टूबर टू मार्च तक की, उनको बोला जाता है रबी क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो इस तरह की जो ये क्रॉप्स हैं ये होती हैं रबी क्रॉप्स, यानी सर्दियों में, विंटर में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। और आपको जैसे भी आप सब्जियां वगैरह आप देखते हो कि कौन से सीज़न में कौन सी आती है, क्योंकि सेम सब्जियां हर टाइम में नहीं आती ना, तो उस तरह से आप आइडिया भी लगा सकते हो कि कौन से टाइम में कौन सी चीज़ आती है मार्केट में, या न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हो तो उससे भी पता लग जाता है कि इस टाइम ये आ रही थी, इसका मतलब ये कौन सी वाली क्रॉप्स हो गई। तो आपकी ये समझ में आ गया। बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। साथ में जो है दूसरी तरफ ये पल्सेज हैं और वेजिटेबल्स हैं, यानी दालें और सब्जियां, ये भी क्या है ड्यूरिंग समर टाइम में उगाई जाती हैं बहुत से स्थानों पे। तो इनको बेसिकली जो है जो समर टाइम में उगाई जाती हैं, जैसे कि मार्च टू जून, इनको अलग एक नाम दिया जाता है, तो वो आगे की क्लासों में आप जैसे पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, अभी फ़िलहाल आप ये खरीफ और रबी 2 ही पैटर्न है क्रॉप्स के, इनको याद रखना है और इनके एग्जाम्पल रखना है। ठीक है, जैसे सर्दियों में तो अब पता है आपको रबी क्रॉप्स होती है, विंटर सीजन में तो कौन कौन से आते हैं इसमें, गेहूँ, चना, जौ और मटर, सरसों, इस तरह के जो होते हैं ना ये रबी क्रॉप्स में होते हैं और ये विंटर में उगाए जाते हैं। आगे देखते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है उसकी क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, यानी कैसे कैसे होता है इसका। भूजो बोल रहा है कि वाई पेडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पेडी जो है ये कह रहा है कि पेडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते। तो पहली बोल रही कि पेडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो पहली कह रही कि जो पेडी जो है उसको क्या लॉट ऑफ वाटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और लॉट ऑफ वाटर्स कब मिलता है बच्चों, अपने को रेनी सीजन में, जब बारिश होती है तभी तो मिलता है ना। तो इसलिए इसको जो है रेनी सीजन में उगाया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कल्टीवेशन जब किया जाता है तो उसके लिए, क्रॉप्स का कल्टीवेशन करने के लिए सेवरल एक्टिविटीज़ फार्मर्स को करनी पड़ती हैं इन एक टाइम ऑफ पीरियड के अंदर। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाई ए गार्डनर और इवन बाई यू व्हेन यू ग्रोन ऑर्नामेंट्स प्लांट्स इन योर हाउस। जैसे कि आप अपने घर में ऑर्नामेंट्स प्लांट उगाते हो तो आपको या गार्डनर को जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है ना, उसी तरीके से बच्चों इनको फार्मर्स को भी क्या है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं सब करने के लिए, तभी जाके है ना क्रॉप्स डेवलप होती है, ग्रोन करती है और वो अपने प्रोडक्शन दे पाती है। These activities are tasks are referred to as agriculture practices are as listed below। तो ये जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि नीचे लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। तो इनमें देखो बच्चों क्या क्या है कि जैसे कि कई एक्टिविटीज़ आपको देख रहे होंगे इसमें तो इसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोइल, यानी मिट्टी को तैयार करना पहले, यानी फील्ड जो है खेत है, क्रॉप को उगाने से पहले, कल्टीवेट उसको करने से पहले क्या होगा, सोइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, सोविंग करनी पड़ेगी। सोविंग मीन्स बच्चों, सोविंग का मतलब होता है बोवाई, यानी जो बीज हैं, सीड्स हैं, उनको मिट्टी के अंदर यानी सोइल में दबाना या उनको उगाना, उसको बोलते हैं बोवाई। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर्स मतलब खाद, जो
और फर्टिलाइजर्स मतलब जो खाद होते हैं ना, जैसे डीएपी, यूरिया, पोटास, इस तरह के। और मैन्योर जो होते हैं वो होते हैं जो खाद होती है, जैसे गोबर की खाद, सड़ी गली ये पत्तियाँ, जितने भी कचरा होता है उससे जो सड़ गल जाने से जो खाद बनती है उसको बोलते हैं मैन्योर। इरिगेशन, इरिगेशन क्या होती है? सिंचाई, यानी फसल को बोओगे तो उसके लिए पानी की भी ज़रूरत होगी ना, इरिगेशन की, तो वो होती है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और साथ में अगर फसल है तो उसको वीड्स से भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वीड्स क्या होते हैं? खरपतवार। खरपतवार मतलब जो क्रॉप बोई है उसमें अनावश्यक रूप से जो प्लांट्स उगाते हैं उनको बोलते हैं खरपतवार की। जैसे अलग अलग तरह के, मानो कि वीट की क्रॉप बोई है और वीट की क्रॉप में है ना, और फालतू के जो छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाते हैं तो उनको बोलते हैं वीड्स। जैसे कि अपने भी गार्डन में, जैसे मान लो कि कुछ फ्लावर्स के प्लांट्स लगे हुए हैं और उसमें नीचे छोटे छोटे अलग अलग तरह के कई फालतू के जो प्लांट्स उगाते हैं ना, उनको जैसे हम खरपतवार के द्वारा उनको निकाल दिया जाता है, रिमूव करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। तो वो इस तरह से उसको जो है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। साथ ही हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग क्या होता है? यानी कटाई। जो क्रॉप को बोया है, अब उसको बड़ा हो गया, अपने हमने उसको वीड से भी बचा लिया, तो अब उसको काटेंगे ना, काटेंगे तभी तो वो निकालेंगे, तो तब उसमें से बीज निकलेंगे, तो फिर हार्वेस्टिंग किया। फिर लास्ट में क्या होता है? स्टोरेज। स्टोरेज मतलब संग्रहण, उसको कहाँ पे संग्रहित करना है, यानी स्टोर कहाँ करना है, उसके बारे में। तो अब इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइल, यानी सोइल को किस तरह से तैयार किया जाता है। द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इन द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो क्रॉप उगाने से पहले है सोइल को प्रिपेयर किया जाता है उसको। उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क ये होती है कि जो एग्रीकल्चर होती है उसको क्या किया जाता है? लूज किया जाता है और टर्न किया जाता है। मतलब उसमें प्लोइंग वगैरह हल चला करके या खुदाई करके उसको लूज किया जाता है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इन द सोइल। द लूज सोइल अलाउज द रूट टू breathe easily even when they go deep in the soil. Why does the losing of soil allowing the roots to breathe easily? तो जो मिट्टी है, सोइल है, उसको क्या लूज कर देंगे ना, जैसे जो भी है ट्रैक्टर वगैरह से चला के, या जो एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट जो होते हैं या फार्मिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं उनके थ्रू उसको लूज करेंगे, उसमें हल वगैरह या प्लोविंग के द्वारा। वो इसलिए किया जाता है ताकि जो बीज जो है, सीड, उसको लगाएं तो वो अच्छे से ग्रो कर पाए, उसकी जड़ें जो रूट्स हैं आराम से नीचे तक चले जाएं, क्योंकि वो लूज मिट्टी है। साथ ही उनको जब जो उसमें से बीज में से जब पौधा निकलेगा तो उसको क्या होता है, उसको श्वसन की ज़रूरत होती है ना, रेस्पायरेशन की या प्रकाश संश्लेषण की। तो उसके लिए क्या, उसको ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की जो है हवा की ज़रूरत होती है। तो जो लूज मिट्टी होती है उसमें हवा होती है, तो इसलिए जो है उसको मिट्टी को, सोइल को प्रिपेयर किया जाता है। द लूजन सोइल्स हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल। और ये लूज जो सोइल होती है, ढीली जो मिट्टी हो जाती है, वो अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सोइल एंड एड ह्यूमस टू इट। बट वाई द सोइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन? ये जो होते हैं अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स, ये क्या होते हैं? फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। कैसे होते हैं कि ये जो मिट्टी होती है ना उसको और लूज कर देते हैं, उसमें से जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनको खा करके उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने पिछली क्लासों में या 7th क्लास में जैसे पढ़ा होगा ह्यूमस के बारे में कि ह्यूमस क्या होता है। और आप ये भी पढ़ चुके हो कि जो प्रीवियस क्लासेस में कि सोइल में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? जैसे कि मिनरल्स होता है, वाटर होता है, एयर होता है और सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये सब आप पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हो। और इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाई सोइल ऑर्गेनिज्म। जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो मिट्टी में, जो सोइल में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स
in the dead organisms are released back into the soil. The nutrients are again absorbed by plants. और इस तरह से जो है ये न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर होते हैं और जो प्लांट्स के द्वारा क्या है बाद में दोबारा से इनको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट्स. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and losing of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. जो ऊपर की मिट्टी होती है उसके कुछ सेंटीमीटर तक की जो है मिट्टी के जो टॉप लेयर होती है उसके कुछ सेंटीमीटर तक की है ना प्लांट्स ग्रोथ कर पाता है. वहीं तक जो है मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं, तो उसको जो टॉप लेयर होती है ना वो न्यूट्रिएंट्स रिच सोइल होती है. तो यहाँ पे जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको. थस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. तो ये टर्निंग और लूजिंग जो है सोइल की, ये क्या होती है क्रॉप्स की कल्टिवेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है. दीज प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लॉविंग. तो ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस बच्चों, जो लूजिंग और टर्निंग की जाती है सोइल को, उसको बोलते हैं टिलिंग और प्लॉविंग. तो आपको जैसे पता होगा जो टिलिंग है उसको बोलते हैं जोतना. क्या बोलते हैं? जोतना. यानी जैसे कि हल चला के या किसी के थ्रू करते हैं उसको जोतना बोलते हैं. साथ में प्लॉविंग यानी हल चलाना, तो उसके थ्रू ये इस प्रोसेस के थ्रू ये सब किया जाता है. दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लो. ये प्रोसेस जो है टिलिंग और प्लोइंग की किसके थ्रू की जाती है? प्लो के द्वारा, यानी हल के द्वारा. जो हल चलाना जिसको बोलते हैं, ट्रैक्टर या जैसे बैल वगैरह से चलाते हैं उसको. प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन. और जो प्लो होता है, हल जो किससे बना होता है, या तो वुड का होता है या आयरन का होता है. इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड्स वाटरिंग बिफोर प्लोइंग. The plowed field may have big clumps of soil called crumbs. तो अगर जो सोइल है वो ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल सूखी है, तो उसमें क्या होगा कि प्लोइंग नहीं पाएगी, हल नहीं चल पाएगा. तो उसके लिए उसके क्या किया जाता है, उसमें वाटरिंग की जाती है, नहीं पानी दिया जाता है पहले ताकि वो गीली हो जाए, और उसके बाद में उसमें प्लोइंग की जाती है. तो इस तरह से जो प्लोइंग की जाती है फील्ड में, तो उसके लिए क्या बिग क्लम्प्स की ज़रूरत होती है, जिनको क्या बोलते हैं? क्रम्ब्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्रम्ब्स बोलते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्ब्स. लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन. तो इनको क्या किया जाता है, जो क्रम्ब्स होते हैं इनको ब्रेक किया जाता है, और फील्ड को जो है लेवलिंग करना बेनिफिशियरी होता है. ये बेनिफिशियरी किस लिए होता है? क्योंकि जो है हम सोविंग करते हैं. सोविंग मतलब बोवाई, यानी जो भी चीज़ अपन को बोवाई भी तो करनी है ना. मतलब बोवाई का मतलब जैसे कि जो सीड्स होते हैं उनको नीचे सोइल में लगाना या सोइल में दबाना, उसको बोलते हैं बोवाई, यानी बोवाई करना. तो ये जो है, इसलिए इनको क्या है, जो मोटे मोटे ढेले होते हैं उनको तोड़ना और लेवल करना मिट्टी को, ये सब प्रोसेस की जाती है. और इरिगेशन के लिए भी, क्योंकि सिंचाई भी तभी कर पाएंगे ना, लेवल होगी तभी. लेवलिंग ऑफ सोइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर. और ये लेवलिंग की जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू की जाती है? लेवलर के थ्रू. ठीक है, लेवलर होता है, उसके थ्रू ये लेवलिंग की प्रोसेस की जाती है. समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सोइल बिफोर टिलिंग. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सोइल. द सोइल इज़ मोइस्टेंड बिफोर सोविंग. तो कभी कभी क्या करते हैं फार्मर्स, मैन्योर्स को भी ऐड करते हैं, यानी खाद को भी ऐड करते हैं टिलिंग करने से पहले, नहीं उसकी जुताई करने से पहले, बुआई जुताई करने से पहले. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सोइल. द सोइल इज़ मोइस्टेंड बिफोर सोविंग. तो इस तरह से जो है इसको मैन्योर को जो है सोइल में अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, और उसको सोइल को मॉइस्ट किया जाता है, यानी नमी युक्त किया जाता है, थोड़ा गीला किया जाता है बुआई से पहले या क्रॉप को सीड्स को लगाने से पहले. अब क्या है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में अपन देखेंगे.
तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में आपने सुना होगा कि जो औजार होते हैं एग्रीकल्चर में, मतलब क्या क्या काम में आते हैं। जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में चैप्टर के कुछ औजार्स के नाम देखे थे, तो वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं। बिफोर सोविंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। तो सोविंग करने से पहले यानी सीड्स की बुआई करने से पहले क्या ज़रूरी होता है, जो क्लम्प्स होते हैं सोइल के उनको ब्रेक करना बेटर यील्ड के लिए, और उसको लेवल करना, ये सब किया जाता है। ये किसके थ्रू किया जाता है, जो वेरियस टाइप्स के टूल्स होते हैं उनके थ्रू किया जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड दिस पर्पज और द प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। तो इसके लिए जो मेन टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो प्लो होता है, यानी प्लो यानी हल होता है, हो होता है, हो क्या कुदाली होती है, जिसको कुदाली या फावड़ा इस तरह से समझो आप, एंड कल्टीवेटर, ये सब होते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया कि क्या क्या किस तरह से हो रहा है। जैसे कि ये फार्मर जो है अपने खेत में जैसे कर रहा है, प्लोइंग कर रहा है, ये जो प्लो है हल है उसके थ्रू। तो ये जैसे ये जो आपको दिख रही होगी इन बुल्स के बैल जो हैं इनके साथ में, ये तो इसको बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं, बीम। और ये नीचे जो बीम से जुड़ के नीचे जा रही है उसको बोलते हैं फ्लो शाफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग आप डायग्राम में देख सकते हो कि किसको क्या बोलते हैं। तो ये सारा इसमें दिया हुआ है। अब प्लो के बारे में देखते हैं, यानी हल के बारे में देखते हैं कि हल क्या होता है। दिस इज़ बींग यूज इन एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सोइल। ये क्या प्राचीन समय से, एंशियंट टाइम से ही जो है टिलिंग यानी जो सोइल की टिलिंग है उसके लिए यूज में आता है। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सोइल। ये जो है फर्टिलाइजर्स को क्रॉप्स में ऐड करने के लिए, और वीड्स जो हैं खरपतवार हैं उनको रिमूव करने में है, और टर्निंग द सोइल्स इसमें ये यूज़ में लिया जाता है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ डन बाई प्रिपेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेज एंड कैमल्स। ये जो है कई तरह के अदर एनिमल्स के द्वारा किया जाता है, जैसे कि बुल्स के पेयर से या हॉर्स, कैमल, इन सब से ये किया जाता है। और इसमें क्या है, इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोसेयर। तो ये जो है एक ट्रायंगुलर टाइप की एक आयरन की स्ट्रिप होती है जिसको बोलते हैं प्लोसेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड एज प्लो शाफ्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, प्लो शाफ्ट। एक लंबा जो होता है उसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट। दिस इज़ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। और ये एक जो शाफ्ट होती है उसके ऊपर हैंडल लगा होता है, उससे ये जुड़ा रहता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। जैसे कि हम अभी आपको मैंने डायग्राम में दिखाया था कि ये जो होता है जैसे ये जो वाला है ऊपर वाला पोर्शन है ये बीम है, और इससे ये जो है प्लो शाफ्ट होती है, और ये नीचे जो है इससे कनेक्टेड होती है प्लोसेयर से। तो ये बीम हो गया, और दूसरा ये प्लो शाफ्ट हो गई, और ये थर्ड जो है प्लोसेयर हो गया, जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसका, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे। तो ये हो गया। तो इस तरह से इनका ये सब अलाइनमेंट होता है, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays। जो पहले जो वुडन के प्लो होते थे यानी लकड़ी के जो हल होते थे, आजकल उनकी जगह क्या हो गए हैं, आयरन के प्लोज जो है यूज़ में लेने लग गए हैं। अब अगला है हो। तो इसके बारे में हम देखते हैं हो के बारे में कि हो क्या चीज़ है। तो ये इसको जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हो जो है कुदाली होती है, यानी कुदाली या फावड़ा उस जिसको बोलते हैं। तो क्या है, इट इज़ ए सिंपल टूल विच आर यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सोइल। तो ये जो होता है इसका यूज किस में आता है, एक तो वीड्स को रिमूव करने में और साथ ही सोइल को लूज करने में। इट इज़ ए लॉन्ग रोड एट वुड और आयरन। और ये क्या होती है, लंबी रोड होती है किसकी, वुड या
आयरन की। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल्स। तो ये जैसे आपने हो का डायग्राम आप देख रहे होंगे, तो इसमें ये पूरा डायग्राम दिखाया हुआ है। तो ये जिसमें बीम होता है, जैसे अभी पहले आपने जो प्लो में देखा था, इसी का तरह का एक बीम होता है जो कि जो पेयर ऑफ बुल्स होते हैं उनके शोल्डर्स के ऊपर रखा जाता है। और ये रोड होती है, इस रोड के थ्रू ये पूरा लंबा कनेक्टेड होता है। और नीचे जो है बेंट प्लेट होती है, जो एक मतलब तिरछी बेंट प्लेट होती है जो आयरन या किसी धातु की बनी होती है, तो वो इससे कनेक्टेड होती है। और ऊपर जो है एक हैंडल लगा होता है जिसको ये पकड़ा जाता है। तो इस तरह से जो है इसकी होगी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कुदाली या इस तरह का बोलते हैं। अब अगला है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो होता है, कल्टीवेट जो क्रॉप्स है उसको कल्टीवेट करने के काम में आता है। नाउडेज प्लोइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो आजकल जो है ट्रैक्टर्स के द्वारा जो है कल्टीवेटर, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स होते हैं उनके द्वारा ये प्लोइंग की जाती है। यानी हल जो है वो ट्रैक्टर्स के लगे होते हैं और उनके द्वारा की जाती है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर्स हैव्स लेबर एंड टाइम। और जो कल्टीवेटर होते हैं ये क्या करते हैं, लेबर को और टाइम को दोनों को बचाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो नॉर्मल वाला जो प्लो होता है उसमें केवल एक ही हल होता है, और जो ट्रैक्टर वाला प्लो होता है उसमें जैसे बहुत सारे हल होते हैं, जैसे कि 8, 9, 10 ऐसे इस टाइप से काफ़ी सारे हल होते हैं। तो वो टाइम भी बचाते हैं और लेबर भी बचाते हैं। अब बच्चों, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी का चैप्टर जो है अपना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम 3 वीडियोज़ में बांट के पढ़ेंगे ताकि आपके अच्छी तरह से समझ में आए। तो आगे के वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपके पूरा चैप्टर समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।